नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। चीन की विस्तारवादी नीति के चंगुल में एक और देश फंस गया है और ये देश है पाकिस्तान। कर्ज दो और कंट्रोल करो, यही नीति है। चीन इसी पर चल रहा है। पाकिस्तान को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा चुका है। पाकिस्तानी इकोनॉमी की हालत किसी से इस वक्त छुपी नहीं है। आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तानी सरकार भले ही चीन के खिलाफ कुछ ना कह पा रही हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही चीन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। ताजा मामला कराची का है, जहां कल आत्मघाती हमले में एक महिला ने 3 चीनी नागरिकों सहित 4 लोगों की जान ले ली। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA। इस हमले की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली है। अब उसने बाकायदा वीडियो जारी करके सीधे चीन को चेतावनी दी है कि वक्त रहते बलूचिस्तान से निकल जाए, वरना आने वाले वक्त में चीनियों पर हमले और ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे। BLA की इस चेतावनी के बाद पाकिस्तानी सरकार से लेकर चीन सब जगह हड़कंप मचा हुआ है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज इन्हीं दोनों के रिश्तों में बलूचिस्तान की वजह से आ रही इस खटास पर है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से क्यों मिल रही है चीन को चेतावनी? China, you came here without our consent. चीन की बढ़ती दखलंदाजी के चक्कर में क्या पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं? President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan. क्या कराची की तरह चीनी अधिकारियों पर फिर होंगे आत्मघाती हमले? पाकिस्तान में क्यों बढ़ रही है चीन के खिलाफ भयंकर नाराजगी? क्या जिनपिंग से दोस्ती पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में बलोच लिबरेशन आर्मी ने जिस तरह सुसाइड बॉम्बिंग में 3 चीनी अधिकारियों को मारा है, उसके बाद पाकिस्तान में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमले की जिम्मेदारी लेने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से आई चेतावनी ने हालात और ज्यादा खराब कर दिए। यानी पाकिस्तान के भीतर से चीन के खिलाफ ये सीधी लड़ाई की चेतावनी दी गई। ऐसे में पाकिस्तान की हालत सांप छुछुंदर वाली हो गई। ना तो उससे निगलते बन रहा है, ना ही उगलते बन रहा है। ऐसा क्यों है, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से लग जाएगा। ये पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कराची में 3 चीनी अधिकारियों की हमले में जान गई तो बेचारे भागे भागे इस्लामाबाद में मौजूद चीनी एम्बेसी में पहुंच गए। किसी पीएम को इस तरह किसी देश के एम्बेसी में जाते हुए आपने शायद ही कभी देखा हो। कहने को तो चीनी एम्बेसडर से मिलकर वो शोक प्रकट करने गए थे, लेकिन ये महसूस करना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तानी पीएम की तुलना में चीनी एम्बेसडर का कद पाकिस्तान में कितना ऊंचा है। जिस तरह शहबाज शरीफ चीनी एम्बेसडर से मिले, उससे देखकर इसका अंदाजा लगाना तो और ज्यादा आसान है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल यह है कि उसकी लाख कोशिशों और लाख गारंटी के बावजूद भी चीनी नागरिकों पर पाकिस्तान में हमले नहीं रुक रहे और कराची यूनिवर्सिटी में चीनी इंस्टीट्यूट पर हमले के बाद BLA की तरफ से और ज्यादा हमलों की चेतावनी ने पाकिस्तान की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी। बलोच लोगों और पाकिस्तान के बीच जारी ये संघर्ष कोई नया नहीं है। पिछले 7 दशकों से बलोच आजादी की जंग छेड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन अपने साथ मिलाया। बलूचिस्तान की रियासतों ने जब पाकिस्तान में मिलने से मना कर दिया था, तब पाकिस्तानी सेना ने हमला किया और बंदूक के दम पर बलूचिस्तान का विलय पाकिस्तान में करा दिया। तभी से ये लड़ाई जारी है और पिछले कुछ वक्त से बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इस साल BLA ने पाकिस्तानी सेना पर 44 बार अटैक किया है और बलोचों के इन हमलों में इस साल पाकिस्तानी सेना के 70 जवान मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना से बलोचों का गुस्सा सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि उनकी जमीन कब्जाई गई है, बल्कि नाराजगी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पाकिस्तानी सेना इनके ऊपर जुल्म भी बहुत ज्यादा कर रही है। आए दिन बलोच नौजवानों को पाकिस्तानी सेना पहले अगवा करती है, फिर कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के बाद उनकी लाश मिलती है। हसीबा कमरानी इकलौती ऐसी बहन नहीं है जिनके भाई पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम का शिकार हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन के नाम से अभियान चल रहा है। किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति तो किसी का बेटा लापता है। पाकिस्तानी सरकार के हर दरवाजे पर ये अपनी दरखास्त लेकर जा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिलती।
कोई नहीं बताता कि उनके अपने जो गायब हैं वो हैं कहां, वो क्यों वापस नहीं आए। बलोचों में इस वजह से भी गुस्सा बहुत ज्यादा है और इस गुस्से की आग में घी डालने का काम चीन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट सीपैक ने किया है। सीपैक के बहाने बलोचों की जमीन और उनके संसाधनों को हड़पा जा रहा है। इसीलिए कराची में हमले के बाद तो बलोच लिबरेशन आर्मी सीधे सीधे चीन को चेतावनी दे रही है कि सीपैक को वो कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। समझ गए ना आप? सीपैक पाकिस्तान में चीनियों पर हो रहे हमलों की सबसे बड़ी वजह है सीपैक। सीपैक का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है, जिसमें ग्वादर पोर्ट भी शामिल है। बलोचों के लिए विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा ही ये पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, क्योंकि इस पर चीन का कब्जा है और चीन बलूचिस्तान के लोगों की जमीन और उनके संसाधनों का इस्तेमाल तो करता है, बदले में उन्हें कुछ देता ही नहीं, और इसी वजह से बलोच चीन से ज्यादा नाराज हैं। सीपैक का पूरा नाम क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। साल 2013 में चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है। इसमें इंफ्रा, एनर्जी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। प्रोजेक्ट की वैल्यू इस वक्त $62 बिलियन की है। और हैरानी की बात यह है कि सीपैक के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स चीनी कंपनियों को दिए गए हैं। इसमें ऊंचे ओहदों पर काम करने वाले ज्यादातर नागरिक जो हैं वो चीनी हैं, और इन प्रोजेक्ट से होने वाली कमाई का औसतन 80% जो हिस्सा है वो भी चीन ही का है। अगर ग्वादर पोर्ट की बात करूं तो यहाँ हो रहे कारोबार की कमाई का 91% हिस्सा चीन लेता है और सिर्फ 9% हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है। इससे आप समझ गए होंगे कि चीन ने कितनी चालाकी से पाकिस्तान को अपने ट्रैप में फंसा लिया। पाकिस्तान फंस गया, लेकिन बलूचिस्तान अच्छे से समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान वाला इलाका ही सुलग रहा है, बल्कि और भी कई इलाके हैं जहां हालात बेहद खराब हैं। वहां भी आजादी की मांग के नारे लग रहे हैं। ये कराची की तरफ वाला इलाका है जहां अलग सिंधु देश बनाने की मांग पिछले लंबे वक्त से की जा रही है। यहाँ के लोग भी पाकिस्तान की सरकार से बेहद खफा हैं। इधर लगातार पाकिस्तानी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। जाहिर है ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सरकार की नीतियां और पाकिस्तानी सेना का जुल्म है। लोगों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा कराची में हुए ब्लास्ट के रूप में दिखता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के भीतर चीन के खिलाफ असंतोष बताता है कि कैसे वो धीरे धीरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में लेता जा रहा है। अपने पैसे के दम पर उसने पाकिस्तान को अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर बना दिया है और ये निर्भरता उसे चीन के डेट ट्रैप में फंसाती जा रही है। और मत भूलिए, ये चीन की नीति रही है, ये तरीका रहा है। कमजोर और छोटे देशों को अपने जाल में फंसाना चीन के लिए ये नया नहीं है। पहले वो पैसे देता है और ये दिखावा करता है कि आप छोटे हैं, कमजोर हैं, लीजिए हम आपकी मदद करते हैं आपको बड़ा बनाने के लिए। फिर उनको कर्ज के जाल में ऐसा उलझाता है कि देश के देश तबाह हो जाते हैं। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है श्रीलंका, जहां वो दिवालिया होने की कगार पर है। हालात बद से बदतर वहां पर हो रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि चाह कर भी कोई अब श्रीलंका की मदद नहीं कर सकता है। और सिर्फ श्रीलंका नहीं, भारत के आसपास के कुछ देशों को अगर आप देखें तो यहाँ भी चीन ने अपनी यही चाल और चालाकी चली है। और मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा देती हूँ कैसे। सबसे पहले शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं। लगभग 2,60,000 करोड़ का कर्ज है, लगभग 2.5 लाख करोड़। श्रीलंका पर अगर देखें तो 38,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो चीन का है। म्यांमार की तरफ जाइए, चीन का कर्ज करीब 30,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। मालदीव जैसे छोटे देश को भी बख्शा नहीं है। 7,542 करोड़ रुपए का लोन दे रखा है चीन ने। और ये ऐसे ही कर्ज ना चुका पाने की सूरत में फिर उन प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लेता है जिसमें उन्होंने पैसे लगाए, यानी चीन ने पैसे लगाए होते हैं। फिर वो चाहे कोई बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, कोई मोटरवे हो, चीनी कंट्रोल में लेने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग शुरू से ही होती है। और फिर उससे होने वाली सारी कमाई चीन अपने कब्जे में कर लेता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उस जगह पर चीन का कब्जा हो जाता है जिससे छुड़ा पाना किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन हो जाता है। और इसीलिए बार बार चीन को
इन छोटे मुल्कों को फंसाना अच्छा लगता है। मास्टर स्ट्रोक में अब जरा अगली खबर का रुख करें और अगली खबर बुलडोजर पॉलिटिक्स की है। यूपी से निकला बुलडोजर अब वाया मध्य प्रदेश दिल्ली पहुंच चुका है। हालांकि दिल्ली में बुलडोजर पॉलिटिक्स की शुरुआत जहांगीरपुरी से हो गई थी, लेकिन वो बस एक ट्रेलर था। पूरी फिल्म आज दिल्ली में बुलडोजर भैया के नाम से रिलीज हो गई है। ये बुलडोजर जिन रास्तों पर दौड़ने की तैयारी कर रहा है, वहां आज एमसीडी का रिहर्सल भी हुआ और इस रास्ते में वो सड़क भी आई जो एंटी सीए प्रदर्शन के लिए सुर्खियां बटोर चुकी है, यानी शाहीन बाग। तो क्या कल शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा और नगर निगम के इस बुलडोजर को पॉलिटिकल बुलडोजर क्यों कहा जा रहा है, इसकी समीक्षा हमारी अगली रिपोर्ट में है। यूपी में चला बाबा का बुलडोजर, फिर मध्य प्रदेश में दिखा मामा का बुलडोजर। अब बारी दिल्ली की है, जहां आया है भैया का बुलडोजर। बुलडोजर बाबा की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा की चर्चा हो रही है, दिल्ली में क्या नाम देंगे? बुलडोजर भैया। वैसे तो दिल्ली में बुलडोजर पॉलिटिक्स की शुरुआत 20 अप्रैल को ही हो गई, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर का एक्शन दिखा। इस बुलडोजर पर तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी, लेकिन दिल्ली में बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स ने अब बुलेट की रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली की ये दो तस्वीरें गवाह हैं कि राजधानी में अब बुलडोजर पॉलिटिक्स का पारा उफान पर आ चुका है। पहली तस्वीर बीजेपी हेडक्वार्टर की है, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के बुलडोजर के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर दक्षिणी दिल्ली के मेयर के उस दस्ते की है जो बुलडोजर चलाने की तैयारी में निकले हैं। आपकी कसम बुलडोजर पर ब्रेक लगाने की है तो बीजेपी बुलडोजर चलाने की कसम खा रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है कि नगर निगम में उनकी सरकार जा सकती है, तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है कि एक तरीके से लोगों को डराने का काम बीजेपी कर रही है। बुलडोजर चलाकर गरीब जनता को गुमराह किया जा रहा है। इन्होंने वो जो भी किया है, ये गुंडागर्दी है, ये इनकी सरासर रोंगिया है और बांग्लादेशी। राज्य सरकार का एक विभाग इनको रातों रात राशन कार्ड देता है, रातों रात पहचान पत्र बनवाता है और फिर इनको राशन और बिजली की सुविधा दी जाती है। क्या हटाया जाने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं, किस तरीके से हटाएंगे? बिल्कुल पूरी तरह से हटाएंगे। कोई भी बांग्लादेशी या रोंगिया अपने दिल्ली के अंदर हम किसी तरह पनपने नहीं देंगे। क्या होगा तरीका? वही होगा, बुलडोजर चलाएंगे। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान अपने दलबल के साथ उन इलाकों में निकले हैं जहां अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये इलाके हैं जैतपुर, मदनपुर खादर, जसोला, सरिता विहार, शाहीन बाग। शाहीन बाग ही वो इलाका है जो सीए कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए देश और दुनिया में मशहूर हुआ था। यहां अतिक्रमण का जायजा लिया हमारी संवाददाता मदीहा खान। यहाँ काफी सारे लोग हैं जिन्होंने दुकानें इस तरह से आगे बढ़ा रखी है। रेडी पटरी यहाँ पर लगी हुई है और शाहीन बाग में एमसीडी की तरफ से कहा गया कि जल्द कार्रवाई होगी उन सभी एनक्रोचमेंट पे जो लोगों ने यहाँ पर कर रखा है। हालांकि यहाँ के लोग इस बात से कतराते हुए और मुकरते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पर एनक्रोचमेंट जो है वो कर रखा है। बीजेपी ने दक्षिण दिल्ली के इन्हीं अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। दक्षिणी दिल्ली के मेयर का आरोप है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसा रही है और अतिक्रमण इन्हीं लोगों ने किया है। आज बांग्लादेशियों को, रोंगियों को पानी के टैंकर, बिजली कनेक्शन सब दिए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जो गरीब जनता रह रही है, जिनका वोट लेकर के राज्य सरकार तीसरी बार चुनकर, उनकी कोई किसी को परवाह नहीं। जो भारत के लोग भारत में रहेंगे, जो दिल्ली के लोग दिल्ली में रहेंगे, जो भारत और दिल्ली के लोग नहीं वो अपने देश में जाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी की इस दलील को चुनावी स्टंट बता रही है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव सिर पर है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से भ्रष्टाचार करके जिस पार्टी का पेट नहीं भरा, अब पूरे दिल्ली में बुलडोजर के नाम पर वसूली का धंधा चला रही है। मतलब जाते जाते भी वसूली करना है। शायद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के चुनाव अब नजदीक, ये वो लोग हैं जो नफरत के सिवा उन्होंने प्रेम का शब्द ही नहीं सीखा, जिनका नाम है भारतीय जनता पार्टी। पहले कांग्रेस सरकार की देन थी दिल्ली में, केजरीवाल सरकार करा रही है। ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार ने इन सब चीजों को अवैध रूप से घुसाने का काम किया है। बीजेपी जिन इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी में है,
वहां से विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान हैं। उन्होंने इस जंग में ट्विटर पर ताल ठोकी। लिखा, ओखला विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में बीजेपी के बुलडोजर चलाने की कुछ खबरें आ रही हैं। जनता को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि फिक्र न करें, इंशाअल्लाह किसी को भी नुकसान नहीं होने देंगे। हकीकत यही है कि एमसीडी का चुनाव है, इसीलिए बुलडोजर पर तनाव है। यूपी में भाजपा का बुलडोजर वाला प्रयोग हिट रहा और बुलडोजर बीजेपी स्टाइल पॉलिटिक्स का प्रतीक बन गया। शायद यही वजह है कि एमसीडी पर फिर से कब्जा करने के लिए भाजपा अपनी जीत का मशीन यूपी से दिल्ली लेकर आ रही है, वो भी यूपी वाले स्टाइल में। क्या होगा तरीका? वही होगा, बुलडोजर चलाएंगे। वही बुलडोजर बाबा, बुलडोजर चलेगा। अच्छा सर, बुलडोजर बाबा की चर्चा हो रही है, मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा की चर्चा हो रही है, दिल्ली में क्या नाम देंगे? बुलडोजर भैया। यूपी में बाबा का बुलडोजर हिट रहा। बाबा दरअसल सीएम योगी को कहा जाता है। इसके बाद जब मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला तो इसे मामा का बुलडोजर नाम दिया गया, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मामा भी कहा जाता है। अब दिल्ली में बीजेपी इसे भैया का बुलडोजर कह रही है और भैया को दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता से जोड़ा जा रहा है। जब भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलता है, स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़कता है, लेकिन यूपी चुनाव ने बुलडोजर को पॉलिटिकल कर दिया और अब यही बुलडोजर दिल्ली पहुंचा है। लेकिन दिल्ली में बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स का पारा पूरा का पूरा नाम बदलने के बाद और चढ़ गया है। कैसे? माधवपुरम गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बोर्ड के सामने फोटो ऑप करा रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता, लेकिन सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि जिस जगह पर आदेश गुप्ता खड़े हैं उसका नाम मोहम्मदपुर है। जनता आंदोलन में हिस्सा लिया, जो भारत के जनमानस की प्रेरणा का केंद्र है, जो भारत की युवा पीढ़ी के लिए कुछ प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोगों के नाम पर अगर गांव के नाम होंगे तो उन आने वाली जनरेशन हो या फिर हमारे जो भारत के लोग हों, गांव के लोग हों, उनके लिए अच्छा लगेगा, प्रेरणा बनेगी। दिल्ली में नाम बदलो सियासत की शुरुआत इसी गांव से हुई है, लेकिन लिस्ट लंबी बहुत है। सबसे पहले तो मोहम्मदपुर गांव का नाम माधवपुर करने की मांग है और इसी तरह इस लिस्ट में 40 गाँव के नाम है और ये सभी नाम वही हैं जो मुस्लिम प्रतीकों से जुड़े हुए हैं। अच्छी पहल अगर कोई करना चाहता है, पूरी गांव की इच्छा, पंचायत की इच्छा है उसको करने में, तो मुझे लगता नहीं कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। हम लोग कभी नाम को लेकर राजनीति नहीं करते, लेकिन गांव की पूरी आबादी ने, दिल्ली की इच्छा थी, दिल्ली के लोगों की इच्छा थी, मोहम्मदपुरम के लोगों की इच्छा थी, इसका नाम माधवपुरम होना चाहिए, तो मुझे लगता है उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। 15 साल से क्यों नहीं बदले? 15 साल से तो एमसीडी में वो बैठे थे। जब आदमी के पास कोई चारा नहीं होता है तो बौखलाहट में कुछ उलूल जुलूल काम करते हैं। साफ है कि महज चुनावी स्टंट है। लोग भी इस चुनावी स्टंट को समझते हैं, लेकिन नेता जानते हैं कि ये स्टंट वोट दिलाता है, क्योंकि ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। आपके गांव का नाम जो है वो बदल रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है जो हमारे गांव का नाम बदल रहा है। जो है वो रहना चाहिए हमेशा, जब भी जान पहचान रहती है कि वहाँ पे क्या है। अब नया बंदा आएगा, कोई आएगा, क्या कौन सा गाँव है, याला गाँव है, किस गाँव में आया था पहले कि मोहम्मदपुर में, अब कौन से गाँव में आऊँगा इसमें आएगा, तो गलत है। तो नाम बदलने से इलाके की जो परेशानियां हैं आपकी, वो क्या दूर हो जाएंगी? हाँ, दूर हो जाएंगे, सही है। मोहम्मदपुर के नाम से कहता है, ऑटो वाले से कहीं भी बैठते हैं तो उसको इस नाम से बोलते तो वो जानता ही नहीं है, और उसके बाद कहता है मोहम्मदपुर के नाम से बोलो तो फौरन जा। फिर अचानक कोरोना की बात कहां से आ गई? आज हम उस चीन के कोरोना की बात करेंगे जहां से इस खतरनाक वायरस की शुरुआत हुई थी। पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैलने के बाद चीन 2 साल तक चैन की नींद सोता रहा। दुनिया में जब कोविड से त्राहिमाम मचा हुआ था तब चीन तमाशा देख रहा था, लेकिन अब चीन का वायरस लौटकर वापस चीन में ही चला गया है और तबाही मचा रहा है। चीन में 12 अप्रैल से 26 अप्रैल तक 4,29,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 15 अप्रैल को एक दिन में 53,345 केसेस आए थे। सोचिए, ये उस चीन की हालत है जहां बहुत कम केसेस आते थे। 2 महीने तक चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई का बहुत बुरा हाल रहा और कोरोना का खतरा चीन की राजधानी बीजिंग पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि बीजिंग में अब कोरोना के केसेस आने शुरू हो गए हैं और चीन में एक ऐसी पॉलिसी है जो कुछ केस आने पर भी करोड़ों की आबादी के शहर के टेस्ट करवा देती है और शहरों को लॉकडाउन में डाल दिया जाता है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। ये चीन की राजधानी बीजिंग की तस्वीरें हैं।
सुपरमार्केट्स पर ऐसी ही भीड़ है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। खाने पीने और रोजाना के इस्तेमाल का जो भी सामान मिल रहा है, लोग खरीद कर रख रहे हैं। ये वही हालात हैं जो कोरोना लॉकडाउन से पहले भारत में देखे जा रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन की राजधानी में लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि यहां कोरोना की दस्तक हो चुकी है। शुक्रवार को बीजिंग के एक स्कूल के 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद टेस्टिंग बढ़ाई गई तो 14 और लोग भी पॉजिटिव मिले। इसके बाद चीन की राजधानी में हड़कंप मच गया। तुरंत बीजिंग का प्रशासन हरकत में आया और पूरे शहर की 2 करोड़ 10 लाख की आबादी का 3 बार टेस्टिंग का आदेश दे दिया गया। इन तस्वीरों को देखिए, ये बीजिंग के एक जिले चायोंग की तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग टेस्ट करवा रहे हैं। बीजिंग के सभी 12 जिलों में टेस्टिंग होगी, लेकिन शुरुआत चायोंग से हुई है। आज रात 8 बजे तक कुल 36,91,000 लोगों का चायोंग जिले में टेस्ट किया गया है। अभी 5,26,000 टेस्ट नतीजे आ चुके हैं और सभी के सभी नेगेटिव हैं। टेस्टिंग के लिए लोगों की ऐसी ही लंबी लाइन लगी हुई है। टेस्टिंग में बड़ी कम संख्या में लोग संक्रमित मिल रहे हैं। 25 अप्रैल को 32 लोग पॉजिटिव मिले, जबकि 26 अप्रैल को सिर्फ 22 लोग ही संक्रमित मिले। इसीलिए ये सवाल उठना लाजमी है कि जब इतनी कम संख्या में लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो फिर बीजिंग में इतनी बड़ी संख्या में टेस्टिंग क्यों हो रही है? आखिर क्यों 2 करोड़ 10 लाख लोगों का टेस्ट किया जा रहा है? इसके पीछे है चीन की जीरो कोविड पॉलिसी, जिसका मतलब है कि कोरोना पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना। जीरो कोविड पॉलिसी में टाइट लॉकडाउन और तुरंत बड़ी संख्या में लोगों की टेस्टिंग की जाती है। लोगों को अपनी बिल्डिंग तक नहीं छोड़ने दी जाती। अगर वो किसी संक्रमित के संपर्क में आए होते हैं तो उन्हें कमरा छोड़ने की भी इजाजत नहीं होती। पिछले साल दिसंबर में सिर्फ 150 केस आने के बाद 1 करोड़ 30 लाख लोगों के शहर शियान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इसी तरह से सिर्फ 11 केस आने के बाद करीब 1 करोड़ की जनसंख्या वाले ज़ेंगझो शहर के सभी नागरिकों का टेस्ट किया गया था। चीनी सरकार का दावा है कि इस नीति की वजह से उन्होंने कोविड-19 के 30 विस्फोटों को रोका है। इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन की सरकार के लिए बीजिंग में कोरोना वायरस को हैंडल करना बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि अगर बीजिंग में जीरो कोविड पॉलिसी लागू हुई और लॉकडाउन करना पड़ा तो इससे बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियों पर फर्क पड़ेगा, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसीलिए अब ये तय माना जा रहा है कि बीजिंग में लॉकडाउन लगकर रहेगा। बीजिंग के लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके साथ भी शंघाई के लोगों जैसा सलूक न हो, जहां 2.5 करोड़ लोगों को 3 हफ्तों के लिए घरों में कैद करके रखा गया था और जब हालात सुधरे तभी उन्हें अपने घरों से निकलने की इजाजत दी गई। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई की ये तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी, जब लोगों को घरों में कैद करके रखा गया था। ऐसी भी खबरें आई थी कि शंघाई में दवाइयों और खाने की बड़ी कमी हो गई। चीन में सरकार पर यह सवाल भी उठ रहे हैं कि वो मौत के आंकड़े छुपा रही है, क्योंकि शंघाई में 2 महीनों के दौरान 5,20,000 संक्रमण के केस आए, लेकिन सिर्फ 190 लोगों की ही मौत दिखाई गई है। 2019 में कोरोना चीन से ही पूरी दुनिया में फैला था और चीन कोरोना को अपने वुहान शहर तक ही सीमित रखने में सफल रहा था। 2020 और 21 में जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, अमेरिका, भारत, ब्राजील और पूरे यूरोप में लाखों लोग रोज संक्रमित हो रहे थे, सैकड़ों लोग रोज मारे जा रहे थे, तो चीन कोरोना फ्री बनकर बैठा था। वो कोरोना से तड़पती पूरी दुनिया की तबाही का तमाशा देख रहा था। इसीलिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई। कुछ केस आने पर ही पूरे शहर को लॉकडाउन में डाल दिया जाता है। सारी आबादी का टेस्ट किया जाता है, चाहे इससे लोगों को कितनी भी परेशानी क्यों न हो। लेकिन चीन की तानाशाह सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर 2022 की शुरुआत में ओमिक्रॉन आया और चीन में कुछ 100 केसेस से अचानक 30,000 तक डेली केसेस आने लगे। ये खबर दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं था, सावधान करना था, और इसीलिए अब भारत की बात करना जरूरी है, क्योंकि भारत में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं।
हालांकि अभी उतने केसेस नहीं आ रहे हैं, थैंक गॉड, लेकिन रफ्तार तो बढ़ रही है। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि लोगों की लापरवाही भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई सरकारों ने मास्क लगाना दोबारा अनिवार्य करना चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से लोगों की आदत अब छूट गई है। ऐसे में अगर कोरोना की एक और बड़ी लहर आ गई तो फिर क्या होगा? इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। क्या देश में एक बार फिर से कोरोना चिंता बढ़ा रहा है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल बातचीत की, सतर्क रहने को कहा। हालांकि ये रूटीन बातचीत थी जो प्रधानमंत्री करते रहते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस चिंता बढ़ा रहे हैं। 25 अप्रैल को देश में 2541 नए केस आए थे, जो 26 अप्रैल को 2483 हो गए, और अब आज यानी 27 अप्रैल को देश में 2927 नए कोविड केस आए हैं। भले ही देखने में संक्रमितों की ये संख्या छोटी लग रही हो, लेकिन ये बढ़ते हुए मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। और सबसे बुरा हाल दिल्ली का है, क्योंकि देश में 40% कोरोना केसेस दिल्ली से ही आ रहे हैं। 25 अप्रैल को दिल्ली में 1011 नए केस थे, जो 26 अप्रैल को बढ़कर 1204 हो गए, और आज यानी 27 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 1367 नए केस आए हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने स्कूलों में बढ़ते संक्रमण के केसेस पर चिंता जाहिर की। ये स्पष्ट है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है। कल ही सरकार ने 5 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन को भी मंजूरी दी है। 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन और 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स को मंजूरी मिली। वहीं 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ज़ाइकोव-डी को मंजूरी दी गई है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री भले ही चिंता जता रहे हों, लेकिन ज्यादातर राज्य यही दावा कर रहे हैं कि उनके राज्य में सब कुछ ठीक है और उनकी तैयारियां भी पूरी हैं। 2 सप्ताह से उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ एनसीआर के जो जनपद हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड-19 के मामलों में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य में बाकी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। महाराष्ट्र की केसेस में चिंता करने लायक निश्चित तौर पर कोई वजह नहीं है, क्योंकि हमारे पर मिलियन केसेस में सिर्फ 7 केसेस की संख्या है। अन्य राज्यों की कंपैरिजन में निश्चित तौर पर हम बहुत कम है। अभी चिंता नहीं है, ये तो जीवन का हिस्सा मान के चलना चाहिए। आप किसी को परेशान मत करो, पेनल्टी मत लो, 500 रुपया मत लो, लेकिन अवश्य रुक के अगर कोई भीड़ भाड़ की जगह में है, रोक के उनको मास्क पहनवाइए। प्रशासन को ये जरूर करना चाहिए। अगर चौथी लहर को रोकना है तो सबसे ज्यादा सतर्क आम आदमी को रहना होगा, और इसके लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, जिसकी आदत छूटती जा रही है। ज्यादातर आदमी बिना मास्क के, भाई मास्क नहीं लगाया आपने, कोविड आ गया फिर से, जानकारी है? नहीं जानकारी मास्क की नहीं है कि कोविड की नहीं है? कोविड आ गया, इसकी जानकारी है आपको? कोविड आ गया, हमको नहीं है जानकारी। मास्क नहीं लगाना। देखिए ये यहाँ पे और भी लोग हैं, मास्क लगा लिया गुरु आपने, अंकल जी को देख के बिल्कुल आपने भी नहीं हम तुरंत लगा, पहले ही लगाते, खाली तना कुछ चक्कर आया था इसलिए हटा दिए थे। आपने भी अभी मास्क लगाया, मुझे बताइए डर नहीं लगता इतना कोविड फैल रहा है धीरे-धीरे? नहीं सर,
क्या डर नहीं लगता कि मास्क नहीं लगता? नहीं, मास्क तो चलो ठीक, अभी आप आए तो मास्क तो लगा लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।